हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत में टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। इससे संबंधित हम लोग सब 50 प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में भौतिक विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप भी इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है क्या है। देख सकते हैं कि 6050 एंगस्ट्रम है, 5500 एंगस्ट्रम है, 4500 एंगस्ट्रम है और 7500 एंगस्ट्रम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मानव के जो आंख है दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह देख सकते हैं कितनी होती है, 5500 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रम या देख सकते हैं कि 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। देख सकते हैं और ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश के माध्यम जो कि तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के विशेषकर पीले हरे रंगों की प्रकाश किरणें जैसे देख सकते हैं कि जैसे तरंगदैर्घ्य की बात करें हम तो 555 नैनोमीटर देख सकते हैं कि प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक है, तो तमाम जो फैक्ट है यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश जो विकिरणने की प्रकृति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि जो प्रकाश जो विकिरणने की प्रकृति कैसी होती है, आप देख सकते हैं कि तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, और कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान प्रकाश के कुछ गुणों जैसे कि व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है। ठीक है, देख सकते हैं जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉपरन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश के छोटे छोटे यानी कि जो पैकेट से मिलकर बना होता है। दोस्तों, एक काफ़ी यहाँ से समझने की चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रकाश जो होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेटों जो कि धूल कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन एक है कि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखनी है आपको। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। ठीक है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। ठीक है, कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या फिर पारध्वनिक तरंग का। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो सबसे अधिक जो वेग होता है देख सकते हैं प्रकाश का होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक है, और प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं होती, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वही बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, तमाम
जो बातें को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, और ये 2 पार्ट में होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसे एक पार्ट में 50 क्वेश्चन और अगले पार्ट में फिर और जो भी शेष बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे मैं करा के पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, और आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में, देख सकते हैं कि 3.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और वही अगर ध्वनि की गति की बात की जाए हवा में तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि प्रकाश की जो गति पानी में कितना होता है, 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में देख सकते हैं 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और देख सकते हैं कि प्रकाश की गति सदैव ध्वनि गति से अधिक होती है, ध्यान रखेंगे, और आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो तमाम फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं प्रकाश की गति किसके बीच से गुजरते हुए न्यूनतम होती है? ठीक है, देख सकते हैं कांच हो गया, निर्वात हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश की जो गति होती है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये कांच से गुजरती है तो इसकी जो गति होती है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ठीक है, और देख सकते हैं कांच का जो अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद जल होता है, उसके बाद निर्वात होता है, जल होता है, वायु होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है और इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से पूछे जाते हैं किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, देख सकते हैं कांच होता है, उसके बाद निर्वात है, जल है और वायु है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन के दाब है, घनत्व है, या दाब ताप और घनत्व के स्वतंत्र है, या फिर ताप है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही है हवा में बात हो रही है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। ठीक है, किस पर? तो आप देख सकते हैं कि दाब हो गया, ताप हो गया और घनत्व, ये तीनों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक है, और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशित घनत्व यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है, जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व यानी कि फिजिकल डेंसिटी से भिन्न होती है। किसी माध्यम के प्रकाशित घनत्व जितना अधिक होता है, प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक इसके जो प्रकाशित घनत्व का संकेतक पर होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आगे बातें बताई गई है कि वायु का जो प्रकाशित घनत्व उसके ताप, दाब, आर्द्रता पर निर्भर करता है, और देख सकते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशित घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तमाम बातें को ध्यान में रखनी है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना, 4.2 सेकेंड होता है, 4.8 सेकेंड और 8.5 मिनट, या फिर 3.6 घंटे। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में जो लगने वाला समय है 8.5 मिनट होता है। ठीक है, तो इसके आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में देख सकते हैं कि 499 सेकेंड, और मिनट की बात करें हम तो देख सकते हैं कि 8.3 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों को आपको ध्यान रखनी है, सेकेंड को भी और मिनट को भी। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश तरंगे की वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे देख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य और वेग। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर देख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य और वेग
चर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से यानी कि वायु से जब कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। ठीक है, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते जब प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होती है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन पर आते हैं तो देख सकते हैं ठीक है कि एक इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से दूर करने का मतलब केंद्र से वो दूर हट रही है। ठीक है, जब वो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है यानी कि हवा से जल की बातें हो रही। ठीक है, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर क्या झुक जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से ताप ऊर्जा में, या ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा में, या ऊष्मा से गतिक ऊर्जा में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए जैसे यहाँ जो बातें हो रही कि देख सकते हैं कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, संश्लेषण क्या होती है, संपादित होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, देख सकते हैं क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है यहाँ पर बदल जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रकाश सजावट या विज्ञापन के लिए विसर्जन जो नलिकाएं होती है, जो बल्ब होते हैं, ठीक है, में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है। ठीक है, देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नियोन। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जो सजावटी या सब विज्ञापन के लिए विसर्जन जो नलिकाएँ जो लगाई जाती हैं उनमें जो प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है नियोन गैस होती है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, वही बातें कही जाए कि नियोन गैस जो विसर्जन लैंपों यानी कि डिस्चार्ज लैंप एवं ट्यूब तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए जैसे कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन है बहुलित परिवर्तन एवं व्यक्तिकरण का, या फिर बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण का, या विवर्तन और परिक्षेपण का, या ध्रुवन और व्यक्तिकरण का। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए जो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना देख सकते हैं। ठीक है, एक किसकी परिघटना है, तो देख सकते हैं कि बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण का परिणाम है। ठीक है, जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परिवर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणें में व्यक्तिकरण तो होता है। ठीक है, और इस परिघटना के जो देख सकते हैं कि परत क्या होती है, चमकदार दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कि हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर वायु से कांच में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, कि जब हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते जब प्रकाश की किरण किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि आपतन कोण जो क्रांति कोण से अधिक हो जाने पर आपतित किरण संघन माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जिससे हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक पूरा क्या होता है, उसको परिवर्तन हो गया। ठीक है, लौट गया। ठीक है, जैसे कि हीरे का जो अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण से हीरे से कांच में प्रकाश की जाने का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह ठीक है जो आंतरिक परावर्तन है या फिर अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यक्तीकरण। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की बातें बताई जाए तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर एक काम करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जैसे तो इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि तंतु यानी कि प्रकाशीय संचार में प्रयुक्त की जाए किस रूप में प्रवाहित होते, ठीक है। तो वही दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की बातें हो रही है, ठीक है। प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग। तो आप इसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों तंतु जो प्रकाशीय संचार में जो संकेत होते हैं, देख सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में संचार प्रभावित होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं तंतु प्रकाशीय संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तंतु प्रकाशित पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, या प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, या देख सकते हैं कि प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में से मुक्त है, या भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग देख सकते हैं कि समूह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देख सकते हैं। तो आपको सही ऑप्शन को बताने का प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें करें हम, ठीक है, देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो तंतु प्रकाशित जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल बातें सही है। और आगे देख सकते हैं कि प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, भी बिल्कुल सही है। और उसी प्रकार देख सकते हैं तीसरा जो बात है कि प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति जो अवरोध से मुक्त है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है जो प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जैसे इसमें प्रकाश ऊर्जा को किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है, ठीक है। और प्रकाशित तंतु संचार ऊर्जा में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि वर्ष 2000 में देख सकते हैं कि स्टारलाइट कंपनी समूह के द्वारा भारत में प्रकाशित तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, ना कि रिलायंस उद्योग के समूह के द्वारा, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मरीजों के पेट के अंदर में परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप जो होता है देख सकते हैं प्रकाश के सकल यानी कि आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इससे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एंडोस्कोप यानी कि फाइबर ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, ठीक है, देख सकते हैं तकनीकी का उपयोग होता है, ठीक है। और यह प्रकाश के सकल आंतरिक जो परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एक एंडोस्कोप है, क्या है देख सकते हैं कि संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक एंडोस्कोप है, आप इनमें से देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है जिसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो और कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग जैसे कि चिकित्सा मानव समूह के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसे मानव के प्राकृतिक जैसे देख सकते हैं कि मुंह हो गया, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि मृग मरीचिका के कारण क्या, ठीक है। तो ऑप्शन है कि प्रकाश के व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि मृग जो मरीचिका का जो बनना देख सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मृग मरीचिका एक प्रकार के वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, ठीक है, जिसमें कि प्रेक्षक जो कि अस्तित्वहीन जलाशय के एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विरूपण देखता है, ठीक है। देख सकते हैं कि वस्तु और प्रक्षेपण के बीच में की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है, ठीक है, और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता, ठीक है। देख सकते हैं कि मरीचिका जो वायुमंडलीय परिवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है, ठीक है, और आमतौर पर यह रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। और रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट वायु की परतें गर्म होती है तब वह विरत हो जाती है और ऊपर की ठंडे परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों इसमें और बातें बताई गई, देख सकते हैं किसी सुदूर वस्तु से आने वाली प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतें में परिवर्तित होता है त्यों तो वह अविलंब से अधिकारिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि फलत प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। दोस्तों तमाम बातें जो है मृग मरीचिका के बारे में बताई जा रही है, किस प्रकार से बनता है, कैसे आदमी को दृष्टि भ्रम होता है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए जैसे कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि इसकी आणविक संरचना के कारण से, प्रकाश के शोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या कुछ अंतर्निहित गुण के कारण। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से यह जगमगाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है, देख सकते हैं, और इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसके कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो, ठीक है। और इस प्रकार देख सकते हैं कि कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से हीरे चमकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते बातें और, ठीक है, कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसमें अति उच्च प्रदर्शित होती है और उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। वह बहुत कठोर होता है और उसके सूचित विचलन तरल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसकी अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी देख सकते हैं कि 2.42 होने के कारण इसका क्रांति कोण कितना होता है, 24 डिग्री होता है, ठीक है, देख सकते हैं। और जब विशेष रूप से कटे हुए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इसे सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो जैसे किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशनल जो प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीकी का नाम है, ठीक है। ऑडियोग्राफी है, लेक्सिकोग्राफी है, फोटोग्राफी है और होलोग्राफी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है किसी वस्तु के त्रिविमीय जो कि प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीकी का नाम क्या है, तो होलोग्राफी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि होलोग्राफी वह तकनीकी है जिसमें कि लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है, ठीक है। और होलोग्राफी देख सकते हैं, ठीक है, कि ध्वनि प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जबकि होलोग्राफी बहुत आप देख सकते हैं उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे है कि इसका उपयोग जो है वास्तविक
जो त्रिआयामी चलचित्र में भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मास्टर स्कैन होता है, टोटल स्कैन होता है, रोस्टर स्कैन होता है या फिर रडार स्कैन होता है। तो आप इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस कर प्रतिबिंब पर्दों को पर जनित करना क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना आपको। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि रोस्टर स्कैन का उपयोग यानी कि CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जो कि जाती है। ठीक है, केवल द्रव्यों के, केवल प्रिज्मों की, केवल हीरो के या फिर सभी पारदर्शी माध्यमों के। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो कि देख सकते हैं कि सभी पारदर्शी माध्यमों के आर पार जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि रमन प्रभाव के अनुसार एक तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है तब उसकी प्राकृतिक किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरण के आंतरिक स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है और इन किरणों का रमन जो किरण कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं यहीं पर आपको अपने क्लास को समाप्त करता हूं। ठीक है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं 1-2 पार्ट में, अगले पार्ट में इसको हम पूरा करा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।